हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के चैप्टर सुनने हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 30। अब आगे। हेमंत इश्की के पीछे बाहर आया और इश्की से बोला, इश्की क्या तुम फिल्म पूरी नहीं देखोगी? क्या तुमने किंजल के चेहरे के भाव को नहीं देखा? उसके आसपास होने से मैं कुछ भी नहीं देख पाऊंगी। इश्की ने हेमंत को गुस्से से देखते हुए कहा। उसे हमारे पीछे सीट कैसे मिल गई, ये तो अजीब बात है। हेमंत ने आह भरते हुए कहा। वह इश्की के प्रति किंजल के रवैये से नाखुश था। हेमंत को दोषी महसूस हुआ क्योंकि वह शुरू में इश्की के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताना चाहता था, लेकिन किंजल ने जो तमाशा खड़ा किया उसने उन तीनों के लिए सब कुछ बिगाड़ दिया। इसमें अजीब क्या है? वह तुम्हारे साथ आई थी, इश्की ने परेशान होकर हेमंत से कहा। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मैं वहां था तब वह रेस्टोरेंट में ही थी, हेमंत ने कहा, और मुझे नहीं पता कि जब मैं यहाँ आया तो वह मेरा पीछा कर रही होगी। वह तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं जानती, इसलिए वह तुम्हारे पीछे आ सकी, इश्की ने गुस्से में कहा। शायद उसे पता था कि हम कौन सी फिल्म देखने वाले हैं, इसलिए वह अंदर आ गई। कोमल ने हेमंत को बचाने की कोशिश करते हुए कहा। इश्की ने कोमल की ओर देखा और बोली, तुम उसे क्यों बचा रही हो? क्या तुम उसकी सेक्रेटरी हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। कोमल जल्दी से इश्की के पास खड़ी हो गई। मैंने अभी तक यही सोचा था, वैसे भी अब मेरा मूड नहीं है, इसलिए चलो वापस चलते हैं और उसे अकेले फिल्म देखने देते हैं। इश्की ने हेमंत की ओर एक नजर डाली और मुड़कर चली गई, लेकिन जैसे ही वह वहां से बाहर निकलने वाली थी अचानक उसका फोन बज उठा। इश्की ने जब फोन उठाया तो उसे एडम का फोन आया था। मिस कपूर, कल एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है, मैं आपके साथ उसमें जाना चाहता हूँ, क्या आप फ्री है? उद्धरण चिन्ह। इश्की बोली, कब आना है? उद्धरण चिन्ह। कल सुबह। मुझे लगता है कि मैं वहां आ सकती हूँ। तुम मुझे बाद में अपनी जगह बता देना। फिर उसने सोचा, वैसे भी यहाँ मेरे लिए करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एग्जीबिशन में जाना कोई बुरी बात नहीं होगी। वहां जगह ढूंढना आसान नहीं है, हम एक टाइम तय करते हैं और मैं आपको लेने आऊंगा, एडम ने सुझाव दिया। एग्जीबिशन कब शुरू होगा? इश्की ने पूछा। लगभग 9 बजे। तो फिर मुझे 8 बजे लेने आ जाना, इश्की ने अपना एक समय बताया। ठीक है, कल मिलते हैं, उसने कहा और फोन रख दिया। तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? इश्की ने हेमंत और कोमल के चेहरे पर आए भावों को देखकर पूछा। क्या हो रहा है? क्या एडम ने तुम्हें बाहर चलने के लिए कहा है? हेमंत के माथे पर शिकन आ गई और उसने इश्की से पूछा। हाँ, एडम ने मुझे अपने साथ एक एग्जीबिशन में जाने के लिए कहा है। चलो अब होटल वापस चलते हैं। कौन सा एग्जीबिशन, और क्या सिर्फ तुम ही वहां जा सकती हो? हेमंत के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। क्या एडम ने वाकई इश्की को एग्जीबिशन में आने के लिए कहा था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? वह एक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है, उन्होंने शायद मुझे अकेले ही इनवाइट किया है क्योंकि उन्होंने कॉल में किसी और का नाम नहीं लिया, इश्की ने कहा, हालांकि वह भी हैरान थी। एडम केवल सुंदर लड़कियों के बारे में सोचता है, हेमंत ने जानबूझकर इश्की के सामने तेज आवाज में बड़बड़ाया। क्या तुम भी जाना चाहते हो? इश्की ने पूछा और उसकी ओर देखा। अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया है। हेमंत की आंखें नीचे झुकी हुई थी और फिर उसने इश्की पर एक नजर डाली। लगता है हेमंत चाहता है कि मैं उसे जाने के लिए कहूँ, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या होगा अगर मैं तुम्हें इनवाइट करूँ? उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मुझे इनवाइट करती हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, हेमंत ने अभी भी दिखावा करते हुए कहा। सच में? इश्की ने हेमंत को घूरते हुए कहा। हेमंत ने कहा, हाँ कहा, अब वह गंभीर लग रहा था। तुम्हारे सपने में? इश्की हंसी और बोली, मैं तुम्हें कभी अपने साथ नहीं लाना चाहती। हेमंत को उम्मीद नहीं थी कि इश्की उसे बेवकूफ बनाएगी, लेकिन जब उसे इसका एहसास हुआ तो इश्की उससे बहुत दूर जा चुकी थी। मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके तुमने अच्छा नहीं किया। हेमंत भी उसके पीछे दौड़ा, जिसके कारण कोमल भागते हुए उनका पीछा कर सकती थी। तीनों होटल की ओर भागे। हेमंत ने हाँफते हुए इश्की की ओर इशारा किया। तुम इतनी तेज कैसे भाग सकती हो? भागना बंद करो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम बहुत कमजोर हो, हमने अभी थोड़ी दूरी तय की है और तुम अभी से हाँफने लगे। इश्की रुकी और उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। हेमंत ने अपनी सांस संभाली और इश्की के पीछे भागने लगा। आओ चलो, अगर तुम थोड़ा तेज हो जाओ तो शायद मुझे पकड़ सको, इश्की ने चिढ़ाना जारी रखा। हेमंत चाहे कितना भी तेज दौड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इश्की के आसपास भी नहीं पहुंच सका। कोमल कहाँ है? हेमंत ने अचानक इश्की की ओर देखकर पूछा। वह और भी स्लो है, इसलिए वह अभी भी चल रही होगी, मैं थोड़ी देर तक उसका इंतजार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ उसका इंतजार करूंगा। हेमंत इश्की के पास बैठ गया। दोनों काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोमल नजर नहीं आई। हेमंत ने इश्की की ओर देखा क्योंकि उसे चिंता होने लगी, कोमल अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? उसे कोई खतरा तो नहीं होगा ना? उद्धरण चिन्ह।
चलो वापस चलते हैं। हेमंत और इश्की मूवी थिएटर की ओर वापस जाने लगे। अजीब बात है, मुझे अभी भी कोमल का कोई नामो निशान नहीं दिखा, हेमंत ने कहा। उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे फोन करो, इश्की ने ऑर्डर दिया क्योंकि वह अभी भी शांत थी। हेमंत ने कोमल का नंबर डायल किया और कुछ समय बाद इश्की ने पूछा, क्या कॉल लग गई? हाँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। हेमंत काफी परेशान था और उसने इश्की की ओर देखा। बस फोन करते रहो और उसे थिएटर में ढूंढो, मैं इधर ढूंढती हूँ। इश्की कोमल को ढूंढने के निकल गई। हेमंत ने वैसा ही किया जैसा उसे इश्की ने कहा था। वह लगातार कोमल को फोन करता रहा। तभी इश्की के पास से एक कार गुजरी। कार को देखकर इश्की ने सोचा, कहीं कोमल का किडनैप तो नहीं हुआ? क्या रॉक्सी के लोग यहाँ हो सकते हैं? उसने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इश्की ने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देख। अगर उस इलाके में कोई दुश्मन होता तो वह अभी उनकी नजर में आ सकती थी। ठीक उसी समय हेमंत ने उसे फोन करके बुलाया, इश्की मुझे कोमल मिल गई है। वह कहाँ है? इश्की की आवाज काफी ठंडी थी। वह रेस्टोरेंट में है, हेमंत ने शांत भाव से कहा। इश्की को राहत मिली और उसने कहा, ठीक है तुम वहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। कॉल रखने के बाद हेमंत ने कोमल की ओर निराशा से देखा। तुमने मुझे पहले जवाब क्यों नहीं दिया? हेमंत ने कोमल को घूरते हुए पूछा। हालांकि वह वास्तव में परेशान था, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। कोमल ने उसे देखते हुए अपना सिर नीचे किया। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए मैं रिंगटोन की आवाज सुन नहीं पाई। हेमंत ने अपना सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। इश्की अंदर आई। जब उसने देखा कि कोमल ठीक है और उसके हाथ में स्नैक्स के बैग है तो उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। तुम कुछ स्नैक्स खरीदने गई थी, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने देखा कि आपने रेस्टोरेंट में कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए जब मैंने देखा कि वह कुछ स्नैक्स बेच रहे हैं तो मैं इसे खरीदने के लिए यहाँ आ गई, कोमल ने बताया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने इश्की की ओर देखा भी नहीं और अपना सिर नीचे कर लिया। शुरू में इश्की कोमल से नाराज थी, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद इश्की मुस्कुराई। मैं क्या कहूँ, हमारे लिए स्नैक्स खरीदने के लिए थैंक यू, लेकिन तुमने तो हमें वाकई परेशान कर दिया। मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। इश्की ने अपना सिर हिलाया और समझाया, तुम्हें हमसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है कोमल, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि तुम वैसे ही नहीं घूम सकती जैसे तुम हमारे देश में घूमती हो। हमें नहीं पता होगा कि क्या होगा अगर तुम गलत लोगों से टकरा गई, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए अगली बार अकेले जाने से पहले हमें बता देना, क्योंकि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, कोमल ने इश्की की ओर देखकर कहा। चलो अब चलते हैं, इश्की ने कोमल के कंधे को थपथपाते हुए कहा। जब वे तीनों होटल लौटे तो सभी इश्की के कमरे में आए। उन्होंने वहीं पर एक फिल्म देखने के बारे में सोचा और स्नैक्स खाते हुए फिल्म देखी। अगले दिन इश्की के दिए गए टाइम में ही एडम उसके होटल के बाहर पहुंच गया। उसे इश्की को फोन करके इसके बारे में बताया। इश्की खिड़की के पास आई और नीचे देखने लगी, जहां उसे पार्किंग में एक व्हाइट कार खड़ी दिखी। क्या तुम व्हाइट कार में हो? इश्की ने पूछा। तुम्हें कैसे पता चला? एडम ने चौंकते हुए पूछा। बस 2 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद इश्की ने फोन रखा और कमरे से बाहर चली गई। एडम पहले से ही नीचे अपनी कार के बाहर उसका इंतजार कर रहा था और जब इश्की उसके पास पहुंची तो उसने उसके लिए गेट खोला। इश्की मुस्कुराई और बोली, अचानक ये सब करने की क्या जरूरत है? एडम मुस्कुराया। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए? इश्की ने एडम की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखते हुए कि इश्की चुप थी, उसने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील के पास रखा और रेडियो चला दिया, जिस पर इश्की के फेवरेट सॉन्ग बज रहे थे। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हें म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। एडम ने उसकी बात सुनकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और सोचने लगा कि उसकी तैयारी बेकार नहीं हुई। इश्की को अच्छे मूड में देखकर उसने बातचीत शुरू की। तुमने कल क्या किया? इश्की को कल जो कुछ भी हुआ सब याद आ गया और उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने शांति से कहा, कुछ खास नहीं, मैं बस एक बेकार इंसान से टकरा गई थी। एडम ने भौहें सिकुड़ ली। तुम्हें किसने नाराज कर दिया? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए उसे ठीक करूं? इश्की ने सिर हिलाया। आखिर किंजल कपूर परिवार का हिस्सा थी। अगर वह उसे सबक सिखाना चाहती तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुकी होती। इश्की को पहले से ही किंजल से निपटने के बहुत से तरीके पता थे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं करना चाहा क्योंकि वह शांत रहना चाहती थी। दोनों जल्दी एग्जिबिशन वाली जगह पर पहुंच गए। इश्की कार से उतरी और एडम ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, ये संकेत देते हुए कि वह चाहता है कि इश्की उसका हाथ थाम ले। इश्की ने अजीब सा मुंह बनाया। यह कोई बड़ी घटना नहीं है, आपको वाकई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। एडम को अंदर से अजीब सा एहसास होने लगा और वह स्तब्ध रह गया। हालांकि वह निराश था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका सिवाय इसके कि उसने कहा, ओह माफ करना। इश्की ने उसकी तरफ देखा और अंदर चली गई, जबकि एडम उदास और निराश वहीं खड़ा रह गया। जब एग्जीबिशन हॉल में प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहां विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट दिखाए गए और उन सभी के लिए लोग काफी उत्सुक थे। इश्की को भी इस एग्जीबिशन में काफी इंटरेस्ट था। उसने सोचा कि वह वहां कुछ ऐसे लोगों से मिल सकती है जो उसे अपने उड़ने वाली कारों को और बेहतर बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं।
तभी एडम भी एग्जीबिशन हॉल में आया और उसने देखा इश्की वहां मौजूद चीजों को देख रही है तो मुस्कुराते हुए बोला, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूँ। इश्की जानती थी कि एडम के पास उसे यहाँ बुलाने का कोई अच्छा कारण है और जैसा कि उसने सोचा था वह उसे एक जगह ले गया। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें उन्हें आसमान में उड़ने वाली एक कार दिखाई दे रही थी। इश्की की आंखें चौड़ी हो गई, क्या यह उड़ने वाली करो जैसी नहीं दिखती जिसे वह अभी बना रहे हैं। एडम समझ गया कि इश्की हैरान है इसलिए उसने उसे धीरे से कहा, यह उड़ने वाली कार का बस एक क्लिप है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ एक क्लिप है तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? उस जगह स्क्रीन के अलावा और कुछ भी नहीं था इसलिए इश्की को समझ में नहीं आया कि वह यहाँ उसे लेकर क्यों आया है। एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा।